हेलो डियर्स, हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा एजेंडा था स्फीयर्स पढ़ने का। हमने 4 तरह के स्फीयर्स पढ़े थे, जिनमें हम क्लासिफिकेशन जब स्फीयर्स का कर रहे थे तो हमारे क्लासिफिकेशन में स्फीयर्स में 2 तरह के स्फीयर्स, एक नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग स्फीयर्स आए थे। और 2 तरह के स्फीयर्स और भी थे, एक था हॉलो और एक था सॉलिड। तो इतनी तरह के स्फीयर्स में जो वैरायटी स्फीयर्स की बन सकती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, वो हम बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास 4 तरह के स्फीयर्स आते हैं। पहला, नॉन कंडक्टिंग में, या ये कह लो कि कंडक्टिंग की बात कर लें पहले, तो हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड आएगा, फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड आएगा, नॉन कंडक्टिंग बट सॉलिड, ठीक। इसके बाद हॉलो आएगा कंडक्टिंग, और फिर हॉलो आएगा नॉन कंडक्टिंग। हमने देखा था कि ये 3 स्फीयर्स एक ही तरह के हुआ करते थे और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग टाइप का मटेरियल था। तो हमारी इच्छा थी कि हम इन तीनों पर कुछ बातें करें मिलाकर, और इस पर अलग से करें क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल अलग था। अच्छा, ये 3 स्फीयर्स में हमें बातें किसकी करनी थी? बातें जो थी वो कुछ 7 टाइप के सवाल थे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो आर स्मॉलर देन आर के लिए, यानी स्फीयर के अंदर रहने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन आर के लिए, यानी बाहर के लिए। सेम स्टोरी पोटेंशियल के लिए है। और एक चीज़ पोटेंशियल एनर्जी। ये 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको स्फीयर में 7 बातें निकालनी आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको स्फीयर पूरी तरह से आता है। और अगर ऐसा है कि आपको स्फीयर पूरी तरह से आता है तो उसका एक मतलब है कि आप ये 7 बातें इन चारों तरह के स्फीयर्स पे लगा के देखिए तो 28 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जबकि हमारे 3 स्फीयर्स एक ही बन चुके हैं, आप देखो गौर से। तो ये जो 3 स्फीयर्स हैं ये एक ही कैटेगरी के हैं क्योंकि इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा रहता है। सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल सरफेस के सिर्फ सरफेस पर ही रहता है, वो अंदर नहीं जाता है, जिसकी वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होता है। तो ये जो 7 के 7 फार्मूलाज हैं, ये 7 के 7 फार्मूलाज, इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं और 7 फार्मूलाज इनके बन जाएंगे क्योंकि एक अलग वैरायटी है। तो 28 ना होकर हमारे पास 14 क्वेश्चंस रहेंगे या 14 फार्मूलाज रहेंगे जो हमें पढ़ने हैं, ठीक। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड इन 3 तरह के स्फीयर्स के लिए कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो आज का एजेंडा ये है कि हम इन 3 स्फीयर्स, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, कि अंदर और बाहर पोटेंशियल फाइंड आउट करें, ठीक। तो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एजेंडा आज का है स्फीयर। बहुत ही खूबसूरत एजेंडा है और बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ना चाहिए। ये हमें बहुत ही इत्मीनान से, प्यार से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जिसने इसमें फोकस नहीं किया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मार्क्स अपने गंवाता है। तो गौर से देखें। चलो आगे चलते हैं। और हमारे सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, यानी कि SC, HC और HNC, ये 3 तरह के स्फीयर्स पे डिस्कशन चालू करते हैं। पोटेंशियल का फोकस करना था हमें। देखो स्फीयर बना लेते हैं सबसे पहले तो, और ये स्फीयर बना लिया। आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिखाई देगा। ये स्फीयर बना लिया। अब हमारे पास ये है इसकी रेडियस, और इस पर मैंने कोई चार्ज दे रखा है, लेट अस से Q। और जो Q चार्ज मैंने दिया वो Q चार्ज, क्योंकि हम जिन 3 स्फीयर्स की बात कर रहे थे, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे कि इन 3 तरह के स्फीयर्स पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सरफेस पर होने वाला है। और अगर आप इत्मीनान से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अंदर के लिए एक पॉइंट की बात करें, हम R स्मॉलर देन R की भी बात कर सकते हैं और R ग्रेटर देन R की भी बात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले R ग्रेटर देन R की बात करेंगे, यानी कि मेरा पॉइंट जो है वो इस स्फीयर के बाहर है। लेट अस से यहाँ कोई P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर ही मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या इसकी सेंटर से कोई दूरी लिख दी जाए? बिल्कुल सर, दूरी लिख लीजिए।
ये दूरी को मान लो स्मॉल r जो मैं लिख के चल रहा हूँ, ठीक। इस दूरी पर क्या होगा पोटेंशियल, तो याद करो फॉर r ग्रेटर देन r जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वो के क्यू बाई आर स्क्वायर हुआ करती थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हमने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ उस तरह से डेवलप हुई है जिस तरह से अगर एक पॉइंट इस पूरे क्यू चार्ज को इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए और स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो इसका मतलब जिस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के बाहर डेवलप हो रही है वो वैसी ही है जैसे कि इसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखने पर होती। तो इसका मतलब ये है कि इस स्फीयर के बाहर वैसा ही पोटेंशियल होगा जैसा इसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखने पर स्फीयर के बाहर पोटेंशियल होता। तो इसका मतलब फॉर r ग्रेटर देन r पोटेंशियल वैसा ही होगा जिस तरह का पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज का जो कि इस स्फीयर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता रखा होता तब होता। यानी कि v का फॉर्मूला बिना किसी जुगाड़ के के क्यू बाई स्मॉल r लिख देना चाहिए बिना किसी डेरिवेशन के। और अगर आप डेरिवेशन भी करना चाहो तो आपको लिखना चाहिए dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e डॉट डी आर। आप ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा। आप एक जगह इन्फिनिटी डाल दीजिए, एक जगह स्मॉल r डाल दीजिए, इन्फिनिटी वाला पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और r वाला पोटेंशियल आपके सामने आ जाएगा। तो ये v एट r है फॉर r ग्रेटर देन r। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पोटेंशियल का जो ट्रेंड है 1/r से फॉल होने का, ये नॉट नेसेसरी कि स्फीयर के अंदर भी होल्ड करे। समझे इस बात को। तो एक तो ये हो गया। अब इसी में हमारी चर्चा जो है इसी स्फीयर में ये हमारा r, इस पे मैंने चार्ज दिया q और वो q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, तो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पोटेंशियल जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इसके अंदर कोई पॉइंट है A और इस A पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। दिस इज R स्मॉलर देन R और पूछा जा रहा है पोटेंशियल एट A कितना होगा। तो पोटेंशियल एट A की चर्चा करो। मेरे हिसाब से A पर पोटेंशियल मत निकालो। ये देखो कि क्या यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हाँ, एवरीवेयर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एवरीवेयर फॉर r स्मॉलर देन r, मतलब स्फीयर के अंदर रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी। शेल थ्योरम में हमने सीखा भी था कि किसी भी चार्ज स्फीयर पर अगर चार्ज दिया जाए उसकी सरफेस पर चार्ज रहे, अंदर बल्क में चार्ज ना हो, तो पूरे बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ करती है। अच्छा, अगर बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन इक्वी पोटेंशियल रीजन है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये जो पूरा का पूरा है दिस इज इक्वी पोटेंशियल रीजन। अगर ये इक्वी पोटेंशियल रीजन है तो एक बहुत सिंपल सी बात है, सबको दिखाई देगी कि जो पोटेंशियल इसके सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल A पर होगा और वही पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर होगा अगर हम स्फीयर के अंदर रहें। तो मैं स्फीयर के सेंटर को C नाम देता हूँ। तो मैं इस पर निकालने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल एट C। पोटेंशियल एट C के लिए सबसे आसान बात ये है कि पोटेंशियल एट C के लिए कुछ और ना करें और हम सीधा सीधा ये कहने लग जाएं कि C पॉइंट से जितना भी ये चार्ज है वो कितनी दूरी पर है। आप देखो R सेपरेशन पे, ये वाला देखो R सेपरेशन पे, ये वाला देखो R सेपरेशन पे, यानी कि जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ R सेपरेशन पे। अगर सारे के सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे फील्ड पॉइंट से दूरियां बराबर हो जाती हैं तो पोटेंशियल चुपचाप से KQ बाई R हो जाता है। तो V एट C जो है वो फॉर्मूला KQ बाई कैपिटल R है। और क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल रीजन है तो जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर होगा। तो पोटेंशियल एट A मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट C, हेंस पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू KQ बाई R और वो कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि R इज अ कांस्टेंट। आप देखो गौर से, अंदर के लिए किसी भी R सेपरेशन पर हम हों सेंटर से तो हमारा पोटेंशियल बदल नहीं रहा है, वो कांस्टेंट और कांस्टेंट रहना भी है। जबकि ऊपर हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर के बाहर 1/r से फॉल कर रहा था। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की अब कोशिश करें तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। देखो ये हमने बनाया अपना पोटेंशियल एट r और यहाँ बनाया r। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, r इज इक्वल टू r,
और जब तक आर आर के बराबर है, देखो ये पहले तो हमारा जो पोटेंशियल था वो बिल्कुल कांस्टेंट था, के क्यू बाई आर उसकी वैल्यू हुआ करती थी। ये देखो सेंटर पे भी के क्यू बाई आर और आर इस सरफेस तक के क्यू बाई आर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। और के क्यू बाई आर के बाद ये 1/r से फॉल करेगा, 1/r से फॉल करेगा, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। ये है ग्राफ। आप समझे कि हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों तरफ, पोटेंशियल भी अंदर बाहर दोनों तरफ, और दोनों ही चीज़ों का ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में बात करनी थी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर दोनों तरफ देख ली थी लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल अंदर बाहर दोनों तरफ देख लिया इस लेक्चर में, और उसके बाद उनके ग्राफ भी देख लिया। आप देखो जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है एट द सरफेस, और सरफेस के अंदर अगर हम चले जाएं तो वो कांस्टेंट ही हो जाता है और सरफेस के बराबर ही हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल घटता चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही चीज़ ग्रेविटेशन में आती है। खैर ग्रेविटेशन हमारा अभी एम नहीं है, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ये हो गया पोटेंशियल। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा जो है वो लास्ट वाले पार्ट पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने 3 तरह के स्फीयर्स पढ़ लिए हैं और चौथी तरह का स्फीयर जो है वो स्फीयर हमारे सामने आने वाला है, तो उस स्फीयर की चर्चा करते हैं। चौथी तरह का स्फीयर कौन सा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये है हमारा अगला स्फीयर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर जो परेशानियां बच्चों को होती हैं वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में ही होती हैं। और ना सिर्फ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इनको परेशानियां होती हैं बच्चों को, बल्कि बहुत इरिटेट रहते हैं, फॉर्मूले याद नहीं करते हैं और ना याद करने से घाटे होते हैं। खैर हम याद करके चलेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, देखें सबसे पहले तो एक स्फीयर बना लें। ठीक, अब इस स्फीयर के अंदर थोड़ा सा मसाला भर दें, मतलब मटेरियल भर के दिखाएं कि हाँ भाई मटेरियल अंदर है। ये थोड़ा सा अपने हाइलाइटर को भी पतला करना पड़ेगा। ठीक, ये ले लिया। अब इस पर हमने दिया चार्ज, मान लो Q, और वो Q चार्ज क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है इसके लिए इसके पूरे बल्क में भर जाएगा, तो आप भर दीजिए इसके पूरे बल्क में चार्ज को। तो ये भर गया इसके बल्क में टोटल चार्ज, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ये समझकर चल रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी इसको चार्ज दिया गया है दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, UD, ये आपको मान के चलना है। अब मेरे पास वही 3 पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट्स अंदर और बाहर के, ये मान लो सेंटर है, और मैं फिर कलर चेंज कर लूँ इसका, और ये है रेडियस इसकी R। मेरे लिए एक पॉइंट है बाहर का, ये पॉइंट है P। इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इसको सेंटर से जोड़ लें, सेंटर से जोड़कर लिखेंगे R, और फिर ये जो केस बन जाएगा दिस इज़ द केस फॉर R ग्रेटर देन R। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, R ग्रेटर देन R का केस। क्या करें? कुछ ना करें, एक गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करें। देखो कैसे, ठीक, मैं इस UD को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, UD को इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक, R ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक, और इसको UD फिर से लिख लेता हूँ, ये हो गया। आप अब क्या करें, एक गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करें। गॉसियन सरफेस कैसी? देखो ऐसी गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है हमारे पास। अच्छा,
अब जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है अगर देखो तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकती है वो सिर्फ एक ही दिशा में हो सकती है, दैट इज़ रेडियल आउटवर्ड, क्योंकि इसके कंपटीशन में कोई दूसरी डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है। और नेचर की सिमेट्री हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट का प्रोपगेशन, मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी पार्टिकल का प्रोपगेशन सिर्फ ऐसी ही दिशा में हो सकता है जिस दिशा में कोई दूसरी उसके कंपटीशन में डायरेक्शन अवेलेबल ना हो। अगर मैं इस जगह पर ये डायरेक्शन अज्यूम करता हूँ तो ये डायरेक्शन भी उसके इक्विवेलेंट ही है, और जैसे ही दो इक्विवेलेंट डायरेक्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं फील्ड उस दिशा में नहीं दौड़ती। तो एक ही यूनिक डायरेक्शन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस, और परपेंडिकुलर टू सरफेस एक ही होता है क्योंकि तो वो यूनिक डायरेक्शन है, और क्योंकि वो यूनिक डायरेक्शन है तो गौर से देखो इस अपने सरफेस के लिए रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन तो एरिया वेक्टर की भी हो जाएगी। ठीक, एरिया वेक्टर भी बाहर, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में। अच्छा एक बात सोचो कि ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई है इसकी सरफेस क्या चार्ज से बिल्कुल आइडेंटिकल सेपरेशंस पर है? हाँ, आइडेंटिकल सेपरेशन पर है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ मिल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ मिलेगा। तो चुपचाप से आप गॉस लॉ अप्लाई करिए, लिखिए क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं। ई देखो, और देखो ई डॉट डी ए में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई इंटू डी ए इंटू कॉस ज़ीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल तो ज़ीरो ही है, तो हम कॉस ज़ीरो लिख लेते हैं और बाहर लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल। ठीक, दैट इज़ इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, लेकर क्या चल रहे हैं, वो सिमेट्री बता रही है कि वो कांस्टेंट ही होना है, कुछ और नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू तो बेटा 1 बन जाएगी, अंदर बचेगा आपका डी ए, और ये बन जाएगा क्यू एनक्लोज, तो टोटल चार्ज क्यू ही है। टोटल चार्ज क्यू क्यों है उसका लॉजिक है, क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा स्फीयर समाया हुआ है, इसका मतलब सारा का सारा चार्ज हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज क्यू के बराबर है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई ऐसे ही रहा। अब ये क्लोज इंटीग्रल डी ए क्या है, हमारी पूरी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस कैसी थी, स्फेरिकल थी। अगर स्फेरिकल है तो स्फीयर का रेडियस क्या होता है 4 आर, और रेडियस अगर आर है तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये बन गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अकेला कर लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो अभी तक हम सीख रहे थे, पॉइंट चार्ज वाला, बिल्कुल। इसीलिए नॉर्मल बोर्ड लेवल में हम लोगों को कभी भी ये सब नहीं सिखाया जाता है। उसका लॉजिक सिर्फ इतना होता है कि बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फीयर के बाहर की, वो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से चारों में एक ही जैसा बिहेव करती है। और इस तरह बिहेव करती है जैसे कि सारा का सारा चार्ज स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया गया हो और स्फीयर की रेडियस के बाहर वाली दूरियों पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही हो। यानी कि कभी भी स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो दिमाग में आना चाहिए कि स्फीयर में चार्ज किसी भी तरह सरफेस पे बल्क में कहीं भी भरा हो, उसको कहाँ कंसीडर कर लो, सेंटर पर, और सेंटर पर पॉइंट चार्ज कंसीडर करके स्फीयर के बाहर की दूरियों पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पॉइंट चार्ज के जैसे ही आने वाली है। ये केस बन गया हमारा। तो मतलब बाहर के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो तो वही हो गया। ठीक, अब लिख लेते हैं फॉर आर ग्रेटर देन आर। अच्छा, फॉर आर ग्रेटर देन आर तो कर लिया, फॉर आर स्मॉलर देन आर क्या करें, तो आइए देखिए। फॉर आर स्मॉलर देन आर, ये केस, इस केस के लिए फिर से एक स्फीयर ड्रॉ करें। अब ये इसकी रेडियस है और हम इसको क्योंकि चार्ज देना चाहते हैं तो लेट अस से हम इसको चार्ज दे रहे हैं, कुछ इस तरह से चार्ज दे रहे हैं, प्लस 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 भरा हुआ है, इसके पास जम के भरा है प्लस, अच्छा लग रहा है। ठीक, और टोटल चार्ज कितना मैंने दे रखा है, टोटल चार्ज मैं कह रहा हूँ कि क्यू दे रखा है, अच्छी बात। और अब इसके अंदर की फील्ड पता करनी है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि साफ सुथरा दिखाई दे, वरना दिखाई नहीं देगा, मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं कि मेरे पास कोई पॉइंट है ये, और सेंटर से, ये सेंटर है, इससे ये आर सेपरेशन है, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ। ठीक, और इस जगह पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगी, अगेन वही कहानी है कि मुझे लेना तो एक
गॉसियन सरफेस ही है, इसको सेंटर मान के आर रेडियस मान के एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन गई हमारी, ठीक है। अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में ही हो सकती है, क्योंकि इसी डायरेक्शन का कोई कंपटीशन अवेलेबल नहीं है, ठीक। डू नॉट कंसीडर कि हम किसी तरह का कोई कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली बात तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है वो अंदर के चार्जेस और बाहर के चार्जेस से अगर देखो तो सिमेट्रिकल दूरियों पर है, बिल्कुल कोई भी पॉइंट अलग नहीं कंसीडर किया जा सकता, एक ही जैसी सिचुएशन पर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहेगी, आउटवर्ड नॉर्मल निकलेगी। और इसी के कंपेरिजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में एरिया वेक्टर को देखो तो एरिया वेक्टर भी तो आउटवर्ड नॉर्मल ही है, तो यानी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई किसी प्रकार का एंगल नहीं बन रहा है, तो थीटा बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। ये तो हमें वहीं से पता चल गया। नाउ यूज गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ की चर्चा करो तो लिखेंगे क्या, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब चर्चा आती है कि क्यू एनक्लोज्ड कैसे लिखा जाए, या ई डॉट डी ए को पहले ख़त्म कर लें, बाद में क्यू एनक्लोज्ड पे आएंगे। ई बेटा बाहर आ गया, कांस्टेंट है, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए बचेगा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये बन गया अपना क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो ई है और ये 4 पाई छोटा आर स्क्वायर है, और ये है बेटा क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये क्यू एनक्लोज्ड के बारे में नहीं पता है, क्योंकि क्यू एनक्लोज्ड सही मानों में होता तो वो वाला चार्ज है जो हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर ये इतने हिस्से का चार्ज है, इतने हिस्से का चार्ज तो हमें नहीं पता है कि वो कितना है। तो अभी आइए देखें, करते हैं। ठीक, यहाँ पर ले आते हैं इसको। अब देखो आप, मैं ज़रा रो लिखता हूँ। रो का मतलब क्यू टोटल अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया बेटा रो, चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो ये बन गया बेटा आपका 3Q/4 पाई आर क्यूब। अब जो क्यू एनक्लोज्ड है वो क्यू एनक्लोज्ड क्या लिखोगे, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक, चार्ज डेंसिटी और हमारा वॉल्यूम जितने में हमने चार्ज को एनक्लोज कर रखा है। अगर आपको चार्ज को एनक्लोज करना नहीं समझ आ रहा तो चलो करते हैं, यहाँ चार्ज को एनक्लोज करा लेते हैं। ये वो रीजन है जिसमें चार्ज एनक्लोज्ड है, तो मुझे चार्ज की डेंसिटी इनटू अपने इस रीजन का वॉल्यूम चाहिए होता है। तो भाई रो को रो रहने दो और चार्ज डेंसिटी ये वॉल्यूम की जगह लिख लो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम तो इतना ही है। तो हम इधर लिख लेते हैं E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे बेटा एप्सिलॉन नॉट। आप देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन के आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये बच्चे भूलते हैं और ये याद मुश्किल से आता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। E बराबर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये है किसी भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखें। अब इसी फॉर्मूले को और थोड़ा गंदा करें, कैसे, रो की वैल्यू पुट कर दें। रो की वैल्यू पुट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू R/3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही लिख लो। और रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू थी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये था। ठीक है ना। अगर नहीं याद आ रहा तो ऊपर देख लो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज द वैल्यू ऑफ रो।
तो ये लिख लिया हमने। लिखने में क्या आया, लिखने में आया r/3 एप्सिलॉन नॉट q इंटू 3/4πr³। आप देखो गौर से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी QR/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r³। तो चाहे ये याद कर लो और चाहे वो याद कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चाहे इधर याद कर लो चाहे उधर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला एक ही जैसा है, काम एक ही जैसा होने वाला है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं। आया है, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बाहर वाली तो वैसी ही 1/r², और अंदर वाली को देखो अगर, और इस फॉर्मूले पे फोकस करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये लीनियर रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, और आर के ज़ीरो होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। यहाँ भी देखो लीनियर रिलेशन है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ देखो कैसे प्लॉट होगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एट सेपरेशन आर, और ये है मेरा आर, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ पे आर आर के बराबर है। जब तक हम सेंटर से सरफेस तक नहीं आते तब तक 0 से लेके KQ/r² तक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और उसके बाद 1/r² से घटती चली जाएगी, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ KQ/R²। ये ठीक, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अंदर और बाहर दोनों के लिए। ध्यान रहना चाहिए, अंदर लीनियर रिलेशन है और बाहर 1/r² से। आगे बढ़ जाएं, पोटेंशियल की चर्चा करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड एंड आउटसाइड, ये दोनों बातें अपने को करनी है। तो चलो आओ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर और बाहर दोनों तरफ पोटेंशियल निकालते हैं। आओ देखो, ये हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर है तो ये उसकी कोई रेडियस है, ये उसका सेंटर है, इस पर कोई चार्ज भर दिया जाए, सपोज करो ऐसे चार्ज भर दिया। मैं बहुत माइल्ड कलर्स यूज़ करूँगा इसके लिए, क्योंकि फिर इसके बाद दिखता नहीं है। ये ठीक है। अब फॉर आर ग्रेटर देन आर, मतलब इस जगह पे कहीं, ये P पॉइंट है। पोटेंशियल एट P पॉइंट क्या होगा मेरे हिसाब से, चुपचाप से KQ/r होगा। क्यों KQ/r होगा? इसलिए KQ/r होगा क्योंकि बाहर की जो फील्ड है वो तो वैसी ही है जैसी कि पॉइंट चार्ज की सेंटर पे रखने पर होती, यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल भी आएगा वो भी वैसा ही आएगा जैसा कि अभी तक आ रहा था। इसीलिए बाहर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिकली निकलने वाले हैं। इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r² है, तो E.dr माइनस करके करोगे इंटीग्रेट तो वो KQ/r ही बनने वाला है, जैसे हमेशा बनता है। ठीक, तो इसलिए इस पर कोई चमत्कार नहीं है। तो बाहर वाला पॉइंट तो सेम टू सेम रह गया। अंदर वाले के लिए चर्चा करते हैं। अंदर वाले के लिए स्फीयर बनाते हैं। ठीक, ये इसकी रेडियस, ये इसका सेंटर, और चार्ज मान लो ऐसे भर दिया गया। ये भर दिया गया चार्ज। अब आपसे पूछा गया कि ये है कोई वो पॉइंट जहाँ मुझे निकालना है पोटेंशियल, और ये सेंटर से है किसी r दूरी पर, और अगर ये सेंटर से किसी r दूरी पर है तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। सोचो पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका हो सकता है। पोटेंशियल निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो E.dr लगा दीजिए, तो भी बात बन जाएगी। माइनस E.dr का इंटीग्रेशन, इस पे दिया है मैंने चार्ज Q, और अगर नहीं समझ आता है कि किस तरह सॉल्व करें तो बेस्ट तरीका होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस जगह पर जो होगा उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr।
और सच बताएं तो पोटेंशियल को रियलिटी में तो ऐसे ही डिफाइन किया गया है, दिस इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस ई डॉट डी आर। अब इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ भी इंटीग्रेट कर लो, ठीक। अब अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर तुम सोचो तो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अभी अभी ऊपर लिख कर आए हो, दैट इज़ रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो को तो मैं कांस्टेंट ही मान के चल रहा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर, ठीक। और ये है इंटीग्रल डी वी। अब बात आती है लिमिट लगेगी आर की, पर आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक। तो कई बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि 0 से लेके आर तक की लिमिट लगाइए भाई, या 0 से लेके स्मॉल आर तक की लिमिट लगाइए। सोचो स्मॉल आर पे क्या पोटेंशियल है तुमको पता है? बिल्कुल नहीं। सेंटर पर क्या पोटेंशियल है तुमको पता है? नहीं, इस बार नहीं पता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज है वो सेंटर से बराबर दूरी पर नहीं फैला है। इससे पहले 3 स्फीयर्स में जो चार्ज था वो सिर्फ सरफेस पे था, इसलिए सेंटर से आर सेपरेशन पर था। इस बार गौर से देखो, यहाँ का जो चार्ज है, जो चार्ज यहाँ अवेलेबल है वो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर है। इसका मतलब चार्ज जो है वो बराबर बराबर सेपरेशन पर हमारे पॉइंट से नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो हम क्या करें, एक तो आर पॉइंट लें जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है आर, और आर का पोटेंशियल मुझे नहीं पता है। और एक वो जगह लें जहाँ का पोटेंशियल मुझे नोन है, ताकि एक लिमिट तो नोन हो। मैं कैपिटल आर लेता हूँ। कैपिटल आर मतलब हम सरफेस पे पहुँच गए, और सरफेस का पोटेंशियल तो के क्यू बाई आर ही होगा, क्योंकि वो जस्ट बाहर की बात हो गई है। अगर हम जस्ट बाहर आ जाएं सरफेस के तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो उसका पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू बाई आर। तो हमारे लिए जो पोटेंशियल बन जाएगा दैट वुड बी के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक। अब आप डी वी के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए, ये बनेगा वी से लेके के क्यू बाई कैपिटल आर तक, वी एट स्मॉल आर, ये फार्मूला बन गया। इसकी जगह पे आप लगाइए माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर, और आर स्क्वायर बाय 2, ये आप ऐसे लिख दीजिए, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। ये आपकी लिमिट वगैरह हो गई। अब क्या करें, लिखें के क्यू बाई आर माइनस वी एट आर इज इक्वल टू माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस है, ठीक है। और फिर अंदर आएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग गई, ठीक। अच्छा, लिमिट लग गई, क्या करें अब? कुछ नहीं, देखो इस माइनस को तो अंदर धक्का दे दिया जाए, इस माइनस को अंदर धक्का दे दिया जाए तो क्या बनेगा, के क्यू बाई आर माइनस वी एट आर इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ये बेसिकली इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है। अब आप क्या करिए, इस v एट आर को इधर ले जाइए और इस पूरे टर्म को इस तरफ ले आइए। जब आप ये काम करने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे v एट आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। एक तो ये बात बन गई। अब रो की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एक जो टर्म है वो रो में लिखा है और एक जो टर्म है वो क्यू में लिखा है। तो या तो क्यू में आंसर लिख लो या तो रो में आंसर लिख लो। तो चलो क्यू को चाहे रो बना लो चाहे रो को क्यू बना लो, मैं रो को क्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। रो इज़ नथिंग बट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर कैपिटल 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये है रो की वैल्यू। तो रो की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, इसको क्यू में कन्वर्ट कर लें। तो v एट r इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस 3q बाय 4 पाई आर क्यूब। ये तो हमने लिख ली रो की वैल्यू, ठीक। और अब लिखेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नीचे वाला 3 एप्सिलॉन नॉट लिखना बाकी था। तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। अब इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और आगे बढ़ाओ, क्या होगा, सबसे पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 3 से 3 कैंसिल कर दिया। अब क्या करें, अब देखें के क्यू बाई आर बाहर क्या लिख सकते हैं, माइनस ये
1/4 पाई एप्सिलन नॉट, फिर से k बन गया, और k क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई आर क्यूब, ये रहा। ठीक है, पहला टर्म जो बनेगा, और नीचे 2 भी आएगा, ये 2 भी आ गया। ठीक, और माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद 1/4 पाई एप्सिलन नॉट जो है वो बन जाएगा बेटा k, और k बनने के बाद वो बनेगा q, और फिर अंदर आएगा आर स्क्वायर, नीचे आएगा 2, और आएगा r का क्यूब। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया। देखो क्या बना, वो बना KQ/2R, वो बन गया KQ/2R, यानी आधा KQ/R, और ये पूरा KQ/R, तो बन गया 3/2 KQ/R। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, KQ/2R³ इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन आ सकता है, वो ले लिया जाए। कॉमन कैसे आएगा, देखो गौर से। कॉमन आएगा बेटा हमारे पास KQ/2R, कॉमन आ गया। KQ/2R कॉमन आते ही अंदर बचेगा 3, ठीक है ना, और KQ/2R, इधर बचा 3, और इधर बचा KQ/2R गया तो R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये बचा। अब क्या है, KQ/2R बाहर, यहाँ देखो क्या लिख सकते हो, 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। ठीक, एलसीएम लेने के बाद इस R स्क्वायर को बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा, KQ/2R³ और अंदर 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये बन गया आपका पोटेंशियल एट सेपरेशन R, और ये अब आपको याद रहना चाहिए। इतनी देर से जो हम कर रहे हैं इसमें डेरिवेशन का हिस्सा कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैनिपुलेशन है कि आपको इधर उधर करके ये फॉर्मूला बस किसी तरह से प्रूव करना था कि KQ/2R³ 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। आप कैलकुलेशन को देख लीजिए, कहीं एरर ना हो, बाकी कंसेप्चुअली कोई एरर नहीं हुआ है। इसको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ सारी चीज़ें छोटी करके। ठीक है, ये देखो, और हमने सबसे पहले क्या किया, अगर देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने स्फीयर बनाया, उस पर आर सेपरेशन पर गए, वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, पोटेंशियल का फॉर्मूला dV = E.dr माइनस में होता है, तो उसको इंटीग्रेट किया। फिर हमने आर एक लिमिट लगाई, और आर लिमिट लगाने के बाद ये कहा कि अपर लिमिट तो मुझे नहीं पता है, तो अपर लिमिट ऐसी लगानी चाहिए जो मुझे नोन हो जहाँ का पोटेंशियल, तो मैंने कैपिटल आर लिखा। उस कैपिटल आर का पोटेंशियल मुझे KQ/R नोन था, जिसकी वजह से मैंने इसको खोला खाला सब कुछ लिखा। उसके बाद कहीं रो अटक गया, तो रो की कोई एक वैल्यू है जो मुझे पता है, वो रो की वैल्यू मैंने उस प्लेस पर पुट कर दी, और जैसे उस जगह पे रो की वैल्यू पुट करी, उसके बाद सॉल्व करते 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 मैं इस एक कंक्लूजन तक पहुंच गया कि हाँ भाई ये मेरा पोटेंशियल है। अब जो पोटेंशियल है इसके फॉर्मूले को आप रट लीजिए कि ये पोटेंशियल मेरा काम का है। ठीक, दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड ऑफ अ स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पढ़ाए हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए हो जाता है कि जनरली याद नहीं होता, और इस पे जब सवाल आता है तो गलत ही हो जाता है। इसी जगह से अगर हम सेंटर की बात करें, V एट सेंटर क्या होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के, तो सेंटर के लिए मुझे R की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं R की वैल्यू 0 डालूंगा, KQ/2R³ ये रह जाएगा, और अंदर बचेगा बेटा 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने R की वैल्यू को 0 पुट कर दिया है, क्योंकि मैं सेंटर पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, जिसकी वजह से KQ/2R³ इंटू 3R स्क्वायर होगा। R स्क्वायर से R³ कैंसिल होगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 3/2 KQ/R। और ये फॉर्मूला सेंटर पर पोटेंशियल का है, ये तो बिल्कुल हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के जब भी सवाल आएंगे तो उनमें ये सेंटर का पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बिल्कुल रटा होना चाहिए। दैट इज़ 3/2 KQ/R। तो डेरिवेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। ये है आपका पोटेंशियल। ठीक है,
तो ये पोटेंशियल हो गया सेंटर पर। सरफेस पर क्या पोटेंशियल होगा अगर उसको देखें तो V एट सरफेस का फॉर्मूला होना चाहिए KQ/R, चुपचाप से, इसके अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि जो सरफेस पर आएगा KQ/R पोटेंशियल पाएगा। ठीक, रट लेना है। खैर अच्छी बात है। अब आप आइए इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में V और R का रिलेशन कैसा है? V और R का रिलेशन क्वाड्रेटिक दिखाई देता है, और क्वाड्रेटिक ऐसा दिखाई देता है जिसमें कि स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव है, यानी कि जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, और डाउनवर्ड पैराबोला के बाद जो बाहर का रिलेशन है, बाहर के पोटेंशियल का और ऊपर जाएं अगर बाहर के पोटेंशियल के लिए, वो KQ/R है, यानी 1/R, यानी कि हाइपरबोला रिलेशन है। ठीक, तो आप आइए और ग्राफ बनाने की पोटेंशियल में कोशिश करिए। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आपका आएगा ग्राफ का, ये आएगा पोटेंशियल एट R, और ये है मेरा R। ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर। इससे पहले ऐसा कोई पैराबोला है, ठीक, ये देखो, थोड़ा सा ठीक कर लो इसको। लेटस से यहाँ पर है R इज़ इक्वल टू R, और यहाँ तक तो ये पैराबोला बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला, और इसका सडनली ये ग्राफ चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा हाइपरबोला। तो ये है डाउनवर्ड पैराबोला, और ये है हाइपरबोलिक रिलेशन। ठीक, और R ग्रेटर देन R के लिए हाइपरबोला, R स्मॉलर देन R के लिए डाउनवर्ड पैराबोला, ये ग्राफ है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं C नाम दूं तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली है क्या कि जब भी कभी ग्राफ अपना कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में चेंज हो जाएगा या कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में चेंज हो जाएगा, गौर से देखो, ये कॉन्वेक्स टाइप का ग्राफ है, और इसको देखो तो कॉन्केव टाइप का ग्राफ है। जब ग्राफ अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है वो पॉइंट। अच्छा, बढ़िया बात है। तो ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये ग्राफ भी याद होना चाहिए, डाउनवर्ड पैराबोला, उसके बाद हाइपरबोला। ठीक, और ये जो सेंटर पर पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल है, इस सेंटर पर पोटेंशियल को देखो तो ये 3/2 KQ/R है। अच्छा, और जो सरफेस पर पोटेंशियल है उसको आप देखो तो वो KQ/R है, और फिर वो धीमे धीमे से हाइपरबोलिकली घट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब क्या किया जाए? ये पोटेंशियल तो हो गया। अब सारे पोटेंशियल के फॉर्मूलाज वगैरह एक बार देख लिए जाएं और अपने काम को आज ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब दो चीज़ें बची हैं। एक बची है सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम सिस्टम की एनर्जी या सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, वो निकालना बचा है। ठीक, और वही एक चीज़ बची हुई है हमारे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वो मैंने अगले लेक्चर के लिए बचा के रखी है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो भी हम इसमें कर सकते हैं वो हम इसमें कर रहे हैं कि शुरुआत में जो भी हमने किया है इसको एक बार फिर से देख लें। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हुआ, ठीक, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लें और फिर आगे देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एजेंडा था स्फीयर पढ़ने का, हम कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग देख चुके थे। ये सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके सरफेस पर ही होता है, इसलिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। फिर हम लोगों ने इनके लिए कुछ काम भी किए थे और ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर बाहर दोनों के लिए निकाल चुके थे हम लास्ट लेक्चर में। अब हम चर्चा पोटेंशियल की कर रहे थे। पोटेंशियल बाहर के लिए ठीक वैसा ही आएगा जैसा कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल सेंटर पर रखने पर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही था। और फिर उसके बाद हम अंदर के लिए निकाल रहे थे। अंदर के लिए क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पूरा इक्विपोटेंशियल रीजन है, जिसकी वजह से अंदर पोटेंशियल वही होगा जो उसके सेंटर पर होगा। सेंटर से देखने पर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उससे r दूरी पर, इसलिए पोटेंशियल चुपचाप से KQ/R हो जाएगा। और जो पोटेंशियल सेंटर पे है वो पूरे के पूरे इक्विपोटेंशियल रीजन में वही पोटेंशियल है, तो अंदर की तरफ आप कहीं भी भाग जाएंगे आपको पोटेंशियल KQ/R ही मिलेगा। उसके बाद आपने ग्राफ देखा कि पहले स्ट्रेट लाइन और उसके बाद 1/R से हाइपरबोलिकली घटेगा। ठीक, फिर आपने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग
स्फीयर लिया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सबसे पहले आप बाहर के लिए निकालेंगे, बाहर के लिए आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसके सेंटर से r दूरी का स्फीयर, और r रेडियस के स्फीयर के लिए आप ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। फिर आप सिमेट्री आर्गूमेंट लगाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, क्योंकि एक ही ऐसी डायरेक्शन इसके कॉम्पिटिशन में कोई दूसरी डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक। और एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो भी रेडियली आउटवर्ड ही आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कोई भी एंगल नहीं रहेगा, यानी एंगल जीरो रहेगा। तो ई डॉट डी ए का ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो, कॉस थीटा कॉस जीरो की वैल्यू वन। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट अगर आप देखो इस स्फीयर के अंदर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आइडेंटिकल सेपरेशंस पर है, बिल्कुल एक ही जैसी स्थिति है सारे के सारे पॉइंट्स की गॉसियन सरफेस पर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर बाय कन्वेंशन कांस्टेंट ही रहने वाली, बदलने वाली नहीं है, वो एक जैसी ही होने वाली, इक्वल होने वाली है। तो अगर वो कांस्टेंट है, इक्वल है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब जो डी ए आप कर रहे हैं, डी ए का इंटीग्रेशन बेसिकली वो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कौन से सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? अपनी गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और क्यू एनक्लोज क्या है? क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा पूरा स्फीयर का चार्ज समा गया है और पूरे स्फीयर के अंदर हमने क्यू चार्ज दे रखा था, इसलिए ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। डी ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, बेसिकली डी ए का इंटीग्रेशन की 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा? कैपिटल की स्मॉल, स्मॉल स्मॉल मतलब जो सेपरेशन हमारी है गॉसियन सरफेस की रेडियस। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाएगी तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही बनेगी। और जो के क्यू बाई आर स्क्वायर के ग्रेटर देन आर के लिए बिल्कुल वैसी ही है जैसे सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज को रख दिया जाता है और स्फीयर के बाहर वाली दूरियों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाती। इसीलिए अगर स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो चुपचाप से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख देनी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। लोचा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर निकालते हैं। अंदर का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर गए, छोटा आर रेडियस लिया, उससे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाई, फिर वही सिमेट्री आर्गुमेंट लगाए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही हो सकती है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अलावा सारी डायरेक्शंस के कंपटीशन में एक डायरेक्शन अवेलेबल है। और जो एरिया वेक्टर वो भी रेडियल आउटवर्ड होने वाला है, तो ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। फिर वही कि थीटा जीरो है, कॉस थीटा वन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, डी ए का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, आर छोटा और हमारी गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो लिख दिया जाएगा। पर इस बार क्यू एनक्लोज का लोचा है, क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा पूरा चार्ज नहीं आया हुआ है। अगर आप देखो इस जगह पर तो यू कैन सी कि ये वाला जो चार्ज है ये हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आया है। तो कितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आया है? जो चार्ज हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर आया है वो ये है, ठीक। ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आया है। अगर ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर आया है तो इस चार्ज को लिखें कैसे? लिखने का तरीका क्या है कि टोटल चार्ज क्यू, आप यहाँ देखो राइट में देखें, टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज द चार्ज डेंसिटी। और उस चार्ज डेंसिटी में अगर मैं अपने चूज़ किए हुए गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो आ जाएगा। दैट कम्स आउट टू बी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब आप क्यू एनक्लोज की जगह वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपने वैल्यू पुट कर ही सॉल्व किया तो आपने पाया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट कम्स आउट टू बी ई इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपको रो के टर्म में याद ना रख के किसी और तरह से याद रखना हो तो आप किसी और तरह से भी रख सकते हैं कि रो की जो वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दीजिए। वो पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब क्यू आर की जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बना दिया, के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं और ये भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक। और इसको देखने पर पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर 1 और आर की पावर 1 यानी लीनियर रिलेशन है, यानी अंदर जब हम बढ़ेंगे तो लीनियरली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और स्फीयर के बाहर 1/r स्क्वायर से घटेगी। तो गौर से देखो ये लीनियर रिलेशन दिखाई दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले, ये गया पेन, और उसके बाद 1/r स्क्वायर से घटता हुआ दिखाई देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अब पोटेंशियल की चर्चा करें। पोटेंशियल बाहर वाले पॉइंट पर लिखने की कोशिश करें। बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल चुपचाप से KQ/R ही आने वाला है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए KQ/R स्क्वायर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो है KQ/R ही बनेगा। बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अंदर चले आए, अंदर आने के बाद मुझे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ρr/3 एप्सिलॉन नॉट था और माइनस इंटीग्रल E.dr बराबर dV का इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मूला मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे ये पता है कि पोटेंशियल की डेफिनेशन ही रियल यही है, ठीक। दिस इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। फिर मैंने r दूरी पर एक लिमिट ली। एक तो लिमिट r की आएगी बेटा यहाँ पर, और एक लिमिट r पर पोटेंशियल v पता करना है, और एक लिमिट कुछ भी रखनी है, ऐसी लिमिट रखनी है जो हमें एटलीस्ट जानकारी तो हो। तो वो पोटेंशियल मैंने रखा सरफेस का, और सरफेस का पोटेंशियल KQ/R होता है। ये मुझे पता है कि सरफेस पर पोटेंशियल KQ/R ही आने वाला है।
अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद उससे वैल्यू निकाली, सॉल्व किया, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया जिसमें से v एट r को अलग करना है और फिर सॉल्व करते जाना है। जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद मैंने करके दिखाया है, और बाकायदा इस तरह करके दिखाया है कि जैसे पहली बार कर रहे हों। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमें कैलकुलेट करते समय ऐसा नहीं लगता है कि जो पढ़ा रहा है उसको खुद से आता है इस वजह से करता जा रहा है, वरना हम तो अटकेंगे। स्ट्रगल करके साथ में करेंगे नई कैलकुलेशंस की तरह। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई दैट इज़ दिस। आप देखो v एट r इज़ इक्वल टू के क्यू बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखने पर मालूम पड़ता है कि पोटेंशियल की पावर 1 और r की पावर 2, यानी कि ये पैराबोलिक रिलेशन है। r जो है वो निगेटिव है, पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो रिलेशन है वो डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक। दूसरी बात, इसी में अगर r की वैल्यू 0 डाल दी जाए, दिस इज़ r इज इक्वल टू 0, और ये अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया जाए तो जो हम पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे सेंटर पे, और सेंटर का पोटेंशियल जो निकल के आएगा दैट इज़ 3/2 KQ/R। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवालों के लिए। ठीक। एटलीस्ट अपनी शीट के कई सवाल ऐसे होंगे जो नहीं ही लगेंगे अगर ये फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको v एट सेंटर मालूम चल चुका है, दैट इज़ 3/2 KQ/R। ठीक। अब आप इसमें और आगे बढ़ जाइए, सरफेस पर पोटेंशियल देखिए, तो सरफेस पर पोटेंशियल तो वही है KQ/R, कोई बड़ी बात नहीं। हमने फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लिया, और क्योंकि फॉर्मूले से वेरीफाई किया मतलब दो जगह का पोटेंशियल वेरीफाई हो रहा है, यानी फॉर्मूला सही है। अच्छा, अब ग्राफ बनाने की कोशिश करें। ग्राफ सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 KQ/R, फिर वो डाउनवर्ड पैराबोला से घटेगा और सरफेस पर आएगा, सरफेस पर पोटेंशियल KQ/R, और उसके बाद अचानक से पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ से पैराबोला की जगह हाइपरबोला हो जाएगा, कॉन्वेक्स ग्राफ की जगह कॉन्केव ग्राफ हो जाएगा। हाइपरबोला का मतलब 1/r का रिलेशन। ये हमने चर्चा कर ली। इतनी कितनी चर्चा करी है अभी तक? अब इस चर्चा को अगर तुम देखो गौर से तो हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, r ग्रेटर देन r, r स्मॉलर देन r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r ग्रेटर देन r, r स्मॉलर देन r। ठीक। इनके ग्राफ और इनके भी ग्राफ। ठीक। इतने प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी बची है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? पोटेंशियल एनर्जी दो की, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे हैं, यानी इनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी बिल्कुल एक जैसी ही होगी। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये दो सवाल हमारे बचे हैं जो हमने अगले लेक्चर के लिए छोड़े हुए हैं। तो कोशिश करिए कि इन दो सवालों का इंतज़ार करिए, तब तक ये लेक्चर देख लीजिए, इसके फ़ायदा उठाइए, और तब तक के लिए धन्यवाद।